दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब हम युद्ध करते हैं तो हम अकेले खड़े नजर आते हैं। जो बहुत बड़े मित्र हैं ट्रंप साहब, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देते हैं, वो भी अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं IMF से ADB तक लोन बांटे जा रहे हैं पाकिस्तान को। अब जो दूसरी बात आप बोल रहे हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या, पाकिस्तान का हम वर्चस्व या पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ये एकदम सही बात है कि भाई हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्क और एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान ने धोती खोल दी है और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने जलील करके रख दिया है और नरेंद्र मोदी ने इंडिया को पूरी दुनिया में जलील करवा के रख दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया के अपने लोग ये बातें कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इंडिया के ही बंदों का प्रोग्राम, जिसको आपने एंड तक जरूर देखना है, आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, इंडिया का पूरी दुनिया में एक ही दोस्त हुआ करता था और उस दोस्त का नाम था रशिया। कोई भी अगर इंडिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुआ करती थी तो रशिया उसको वीटो किया करता था। इस हद तक रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती थी। 1971 की जंग में इंडिया का साथ रशिया ने दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका के सामने खड़ा हो गया था, तो इतनी दोस्ती थी। इसके अलावा इंडिया के जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, इसकी टेक्नोलॉजी भी रशिया से आई है। इसके अलावा इंडिया के जो मुख्तलिफ टैंक हैं वो भी रशिया से आ रहे हैं। इसके अलावा जो S-400 सिस्टम है इंडिया के पास इस वक्त, सबसे एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से आया है। इसके अलावा अगर हम दीगर चीजों की बात कर लें तो Su-30 MKI जो इंडिया का एक इंतहाई जदीद तरीन फाइटर जेट है वो भी रशिया से आया है। मिग जहाज भी इंडिया को रशिया ने दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं, अगर मैं गिनने लग जाऊंगा तो ये वीडियो मजीद मैं लंबी कर दूंगा। तो यानी कि बात करने का मकसद ये है कि इतनी दोस्ती थी कि हर चीज रशिया इंडिया को दिया करता था। इंडिया की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी रशिया से आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दरअसल में दोस्तों, बात अब यूं हुई है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से, नरेंद्र मोदी के अमेरिका की तरफ झुकाव की वजह से रशिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है और उसने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर दिया है चीन के साथ मिलकर, और खित्ते में एक नया इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर डिटेल के साथ फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सीधा लेके चलते हैं इंडिया के उस प्रोग्राम की तरफ जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया का प्रोग्राम पूरी दुनिया में वाड़ के रख दिया है। तो प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ फ्रेम में आप राजीव रंजन जी को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ डंकापति अपना डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने विदेशों तक अपनी विदेश नीति को इस तरह से बड़ा किया है कि आज हर कोई भारत की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब हम युद्ध करते हैं तो हम अकेले खड़े नजर आते हैं। जो बहुत बड़े मित्र हैं ट्रंप साहब, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देते हैं, वो भी अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं IMF से ADB तक लोन बांटे जा रहे हैं पाकिस्तान को। 27 मई को हमारा डेलीगेशन गया, 28 मई को कुवैत जो है 19 साल का बैन पाकिस्तान से हटा देता है वीजा के लिए। बिलावल भुट्टो UN में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। UN में आतंक के खिलाफ कमेटी में उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? मतलब फॉरेन पॉलिसी कहां पर स्टैंड कर रही है हमारी, समझ में नहीं आ रहा। हिमांशु जी, आपने कहा कि मोदी जी या मोदी सरकार में ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व भर में जो है हमारा डंका बज रहा और सब हमारी बात कर रहे हैं डेलीगेशंस भेजने के बाद में, पर ये कहाँ है? ये कहीं मतलब ये मीडिया में तो कहीं नजर नहीं आया, फॉरेन मीडियाज में, कि भाई वहां पे बहुत चर्चा हो रही हो कि भारत का डेलीगेशन आया और भारत के डेलीगेशन ने इस तरीके की बात कही है। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ वहां काम करते हैं, जो संपर्क में है,
उनमें से उनसे मेरी बात अक्सर होती रहती है और उसमें से किसी ने भी ये नहीं मुझे बताया कि भारत का डेलीगेशन आया तो यहाँ के मीडिया में जो है उसकी बहुत गहन चर्चा और ये पेज नंबर 1 पे जो है वो 2-4 दिन से खबर छप रही हो, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ ये सरकार डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी यानी जो इनके वोट बैंक है, वोटर्स हैं, उनको बताने के लिए कि देखो हमने कितना इफेक्टिव स्टेप लिया है, सिर्फ वो बताने के लिए जो है इन्होंने इस चीज का प्रचार प्रसार किया है। आप यदि देखें तो फॉरेन के पब्लिकेशंस में इस बात को माना जाता है कि और लिखा जाता है, कहा जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी भली विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, परंतु भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर यदि आप बहुत सारी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मीडिया द्वारा यदि उनको कुछ फीड कर दिया गया तो उस बात को मानते हैं और इसका कारण है हिमांशु जी, उसका हिस्टोरिकल रीजन है। आप यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखें या यूनाइटेड किंगडम देखें या दूसरे जो वेस्टर्न एडवांस नेशन सुपर पावर्स हैं, यहाँ पे सभी लोगों को वोट डालने का पहले अधिकार नहीं था। सफरेज मूवमेंट के बाद में बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, तब जाके औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। काले लोग जो हैं उनको वोट डालने का, ब्लैक कलर पीपल, उनको वोट डालने का अधिकार मिला। भारत में देश जैसे आजाद हुआ तो सभी को वोट डालने का अधिकार। तो यहाँ के लोगों ने वोट डालने के लिए वो संघर्ष नहीं किया, यहाँ की औरतों ने संघर्ष नहीं किया, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में हमने देखा। तो यहाँ पे बैठे बैठाए आपको सारी चीजें मिल गई। अब जब आपको बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, और कीमत जब समझ में नहीं आती है तब आप कुछ भी काम उटपटांग टाइप करते हो। यदि आपको अपने वोट की वैल्यू मालूम होगी तो कभी भी 500 रुपए में अपना वोट नहीं आप बेचोगे, और ना ही मीडिया द्वारा आपको जो आज की डेट में मेंटल ड्रग्स जो फीड किया जा रहा है उसकी तरफ में आप ध्यान दोगे। आप ध्यान देके जो है पढ़ के, लिख के, समझ के, बुझ के अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो नहीं रहा है। तो ये जो आपने कुल मिला के बोला, पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट का आंसर ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत का डंका बज रहा है या भारत के डेलीगेशंस की चर्चा जो है पूरे विश्व में हो रही है। अब जो दूसरी बात आप बोल रहे हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या, पाकिस्तान का हम वर्चस्व या पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ये एकदम सही बात है कि भाई हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि पाकिस्तान के साथ में उभर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री से लेके ड्रैगन यानी चाइना तक खड़ा हो गया था और भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। 2023 में जहां तक मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान ने भारत को यूनाइटेड नेशन में हराया था, डिफीट किया था। जो बात आपने की है कि उनको सदस्यता, टेररिज्म, इसकी सदस्यता मिल रही है और बाकी सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल भुट्टो जाके जहर उगल रहे हैं, बिलावल भुट्टो के मुंह पे तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते कि भारत से भी ऐसा जहर उगलने वाला कोई एक आदमी भेज दे, टिट फॉर टैट, यही हो सकता है ना। तो उनके मुंह पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। पर कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान अभी फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। हम लोग बड़े डिफेंसिव हैं, हम लोग सिर्फ अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपने लोगों के ही वोट्स को कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी के फेवर में, बस यही हमारा पूरा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर करें। जी हिमांशु जी। राजीव जी, ठीक है, आप तारीफें लीजिए, आप अपना श्रेय लीजिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप डंका बजा के तो दिखाइए। हमारा जो सवाल है वो यही है कि आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं लेकिन बोल बहुत कुछ रहे हैं। क्या आप सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं जब पाकिस्तान को आईएमएफ से या फिर एडीबी से लोन मिल जा रहा है? क्या ये सेना का अपमान नहीं है, भारतीय सेना का अपमान नहीं है जब यूएन में आतंक के लिए कोई कमेटी बन रही है, उसके खिलाफ कोई कमेटी बन रही है तो उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया जा रहा है? तो हमारी ये तो कमी है ना, हम अपमान तो अपने ही लोगों का कर रहे हैं। इसमें अगर हम डंका पीट भी रहे हैं तो किसके लिए पीट रहे हैं? अगर आप करते हैं इस तरह का काम कि आपने बहुत शौर्य का परिचय दिया है विदेशों में जाकर, तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, हमको कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन देश के साथ कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं करनी चाहिए। ये तो एक तरह की बेईमानी हो गई ना सर।
बहुत ही बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। ये सिर्फ 4 PM के मंच पे हिमांशु ने प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये पूरे देश की मीडिया ने एक सुर में उठा के ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप इतना ज्यादा विश्व गुरु होने की बात करते हो, आप बोलते हो कि भारत जो है वो इतनी तेजी से उभर रहा है कि जितनी तेजी से कोई आज तक इतिहास में ग्लोबल हिस्ट्री में कोई इतनी तेजी से नहीं उभरा है। जो इस तरीके की बकवास बंडलबाजी जो है, इस चीज का पर्दाफाश पूरे इंडिया की मीडिया ने मिलकर करना चाहिए। आपका ये सही कहना है कि भाई IMF लोन दे रहा है। IMF जो है वॉशिंगटन कंसेंसस का पार्ट है। वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर में वर्ल्ड बैंक, IMF और जो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आते हैं। ये तीनों मिला के आज की डेट में ग्लोबलाइज वर्ल्ड चला रहे हैं। और इसमें कुछ बड़े बड़े आप कॉर्पोरेट जोड़ दे, कॉर्पोरेट्स के मालिक जोड़ दे, तो इसी को डीप स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यदि पाकिस्तान के फेवर में काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। आपने भारत ने पिछले 11 साल में सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया कि किसी भी तरीके से अमेरिका के क्लोज हो जाए, बट अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ये दिखाती है कि रिचर्ड निक्सन के टाइम से जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज रहा है। रिचर्ड निक्सन ने धमकी भी दिया था इंदिरा गांधी को कि आप बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़े मत कराइए, बांग्लादेश इसमें इंसर्जेंसी में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। ये इंदिरा गांधी की शौर्य, वीरता और बुद्धिमानी कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए और पाकिस्तान आज तक उसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। पाकिस्तान आज भी वो इंफीरियर भाव में जी रहा है और वो यही सपने देखता रहता है कि कैसे हम भी भारत के कई टुकड़े करा दें। ठीक है, तो अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो तो ये दिखाती है कि हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अच्छा दोस्तों, ये जो कह रहा है कि 1971 के वो बातें, तो ये जो हमने 10 मई को आपको जवाब दिया ना, तो पाकिस्तान की कौम 1971 को भूल चुकी है। वो बहुत पुरानी बातें हैं, हम तो तब पैदा नहीं हुए थे। मेरी अब पैदाइश 1996 की है, तो हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हमने वो नहीं देखा। 1971 में जो भी हुआ था हम वो भूल चुके हैं। हमें याद है 10 मई, और हमें अब जो जलालत हो रही है ना तुम्हारे साथ और पूरी दुनिया में तुम जो जलील हो रहे हो, हमें यही याद है। हमें ये अब याद है कि हमने तुमको रगड़ा है, हमने तुमको ठोका है, 6 जहाज भी गिराए हैं, 26 से ज्यादा एयर बेसिस को भी हिट किया है और तुम्हें ट्रंप के पैर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। हमें ये याद है। आप उसको बदलने गए और उसमें भी आप विफल हो गए। पिछले 11 साल में जितना भारत ने अमेरिका की तरफ ध्यान दिया है, अगर इसका 25% भी रशिया की तरफ ध्यान दे देता तो आज हमारी दोस्ती जो पहले थी शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में, उसी किस्म की दोस्ती हमारी रहती और रशिया कभी भी पाकिस्तान के साथ में जो है हथियारों का समझौता नहीं करता। जो इतने बड़े हथियारों का समझौता किया है वो शायद समझौता नहीं होता। तो आप ये रहे कि भैया दुबे जी जो है वो चौबे जी छब्बे बनने चले और दुबे बन के आगे, वही वाली हिसाब किताब यहाँ हो रही है कि आप ज्यादा ओवर्स पार्टनर्स में जो है वो गए ना, आप घर के रहे ना घाट के रहे। आप 2 नाव में पैर रख के सवारी नहीं कर सकते हैं। आप अमेरिका को भी साथ लेके चले और चाइना रशिया के भी इसको साथ में लेके चले, ऐसा चलेगा नहीं। अमेरिका क्लियरली, अगर आप देखें अमेरिका के कल कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने किस तरीके की मांगे भारत के सामने रखी है। उन्होंने, आपको मालूम है क्या मांगे सामने रखी कि आपके जो बड़े कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति हैं, उनको तुरंत जो है अमेरिका की नागरिकता यदि वो मांगे तो दे दिया जाए। अब कल को मुकेश अंबानी या कोई नागरिकता मांगे और तुरंत उनको दे दिया जाए तो ये तो भाई मतलब हमारा फिर उनके ऊपर में क्या कंट्रोल रहेगा। हमने देखा नीरव मोदी से लेके तो विजय माल्या तक ये लोग कैसे देश में बड़े बड़े घोटाले करके छोड़ के भाग गए हैं। उनका कहना है कि आप अपने पूरे मार्केट खोल दो, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे। अमेरिका एक तरफ तो वहां ट्रम्प सरकार जो है वो किसानों को रियायतें दे रही है और आप यहाँ बोल रहे हो कि अपने पूरे मार्केट आप पूरी तरीके से खोल दो। तो मतलब उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि आप ब्रिक्स छोड़ दो। अमेरिका बोलता है ब्रिक्स छोड़ दो आप तो हमारे साथ आ जाओगे। तो भाई आप तो पूरा हमें आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दो कि अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दो, फिर उसके बाद में जो है हम सोचेंगे कि आपके साथ में किस तरीके का ट्रेड डील करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत ने जो पिछले 11 साल में किया उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका जो है वो उसकी मांगे और बढ़ती गई, उसके एस्पिरेशंस और बढ़ते गए और आज ऐसा वो डिमांड कर रहा है कि हम जो है हम जाके उसकी गोदी में बैठ जाए।
तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारी कूटनीति की विफलता है, पाकिस्तान की कूटनीति की सफलता है कि चाइना को भी वो प्लेकेट करके रखा है। चाइना तो सार्वजनिक रूप से अब उसको स्तनपान करा रहा है, जो पहले छुप छुप के हुआ करता था, अब तो ये सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ चाइना खुल के आ गया है। और अमेरिका, हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। तो हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपका कहना एकदम सही है, इस बात को इंडिया की सारी मीडिया ने उजागर करना चाहिए। धोबी जी का बात। कुत्ता ना घर का ना घाट का, आपने भी ये तो है बात। आत्मसमर्पण का जिक्र किया तो मुझे राहुल गांधी का वो बयान याद अभी आया। आप धोबी के कह रहे कुत्ते थे बन कि चुके। नरेंद्र सरेंडर, इस बात को लेकर सियासत हो रही है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने एग्रेसिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने तो देश का अपमान कर दिया, आपने तो सेना का अपमान कर दिया। क्या वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मीडिया भी इसमें शामिल है? मीडिया भी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। क्या वो ये बता पाएगी कि असली अपमान इन बातों से हो रहा है जिनका जिक्र मैंने पहले किया कि आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, लोन दे रहा है, यूएन में आतंकवाद के खिलाफ कोई कमेटी बन रही है तो पाकिस्तान उसमें अब बताएगा कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है। मतलब इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये है अपमान असली, या फिर राहुल गांधी ने कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया, नरेंद्र सरेंडर वो है? देखिए, ये 11 साल से एक शिगुफा छोड़ा गया है कि नरेंद्र मोदी ही भारत है, ठीक है। तो ऐसे तो फिर जवाहरलाल नेहरू भी भारत ही होने चाहिए थे। अगर भाजपा के लीडर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी की बुराई करते तो भारत का अपमान उसे माना जाना चाहिए था। भाई आपके टाइम में आपके नेता के ऊपर कटाक्ष किया जाए या टिप्पणी की जाए तो आप बोलते हो कि भारत का जो है अपमान हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको आप उनके समय में चिढ़ाया करते थे ओबामा ओबामा करके, तो आप भारत का अपमान नहीं कर रहे थे। इनको अपने जो है ना, जिसके वो कहावत है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं, वही जो है इनके ऊपर चरितार्थ होता है। भाई आप इतने 100 चूहे मार के बिल्ली चली हज को, है वही वाली स्थिति हो रखी है कि आपने तमाम तरीके से भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया और तब आपने नहीं सोचा कि भैया भारत का अपमान हो रहा है। आपके टाइम में भारत का अपमान होने लगा। भाई क्यों नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, नरेंद्र सरेंडर? आप मुझे बताइए, आज तक इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि यदि हम युद्ध जीत रहे थे, हमारी सेना जो है उन्होंने निस्त नाबूद कर दिए थे काफी सारे इनके हवाई पट्टे, तो फिर क्यों हमने अनकंडीशनल सीज फायर किया? इंडियन एयरफोर्स ने नौशेरा जैसा एयरबेस जो पाकिस्तान के एकदम बीचों बीच में है, वहां जाके उस एयरबेस को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया था। ऐसे 11 एयरबेसेस को हमने डिमोलिश किए। तो आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अनकंडीशनल सीज फायर किया? आपने दाऊद इब्राहिम की वापसी क्यों नहीं मांगी? आपने पूरे उसके खानदान की वापसी क्यों नहीं मांगी? आपने उन आतंकवादियों को क्यों नहीं मांगा जिन्होंने भारत के अंदर में इस तरीके की दुर्दांत जो है वो हत्याएं की हैं? आपने क्यों नहीं जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो मेन करता धरता लोग हैं उनको मांगा कि आप इनको हमारे हवाले कीजिए? आपने बिना सोचे समझे जो है वो सीज फायर कर दिया। तो इसका तो सिग्नल यही गया कि आपकी जरूर कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, और जब इंसान की मजबूरियां रहती है तभी वो सरेंडर करता है। तो नरेंद्र सरेंडर अगर बोला तो भारत का अपमान कैसे हुआ? भारत के तो सैनिक बहुत वीरता से लड़ रहे थे। हमारे वायु सैनिकों ने तो नाकों चने चबवा दिए थे पाकिस्तान को, उनके 11 एयर बेस को नष्ट करके। आपने भारत के वायु सैनिकों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सेना का अपमान किया है कि जो युद्ध को भारत की सेना जीत रही थी उस युद्ध में। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि भारत की सेना युद्ध वुद्ध कोई नहीं जीत रही थी, भारत की सेना यद्दी गई थी। असल में यही हुआ था, भारत की सेना यद्दी गई थी, इसीलिए वो मोदी के पास भागी थी कि हमारी जान बचाओ। भारत की सेना ने मोदी के जाके पैर पकड़े थे, इसीलिए मोदी जाके ट्रंप के पैर पकड़े थे। अगर भारत की सेना मोदी के पैर जाके ना पकड़ती तो मोदी को क्या जरूरत थी ट्रंप के पैर पकड़ने की? मोदी तो कहता कि ठीक है जी, मेरी सेना बड़ी दिलेरी के साथ लड़ रही है, मेरी सेना ने 11-12 बेस तबाह कर दिए पाकिस्तान के। तो एयरफोर्स ही तो सारी पावर होती है। जब एयरफोर्स के सारे आपने बेस ही तबाह कर दी, एयरफोर्स की पावर ही खत्म कर दी, तो फिर पाकिस्तान के पास पीछे क्या बचा?
तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे पता है कि गौमूत्र जब बंदा पी लेता है तो दिमाग की ऊपर वाली जो हिस्सा है वो खाली हो जाता है। ठीक है मेरा भाई, आपका हिस्सा खाली है, लेकिन इतना भी खाली ना करो कि आपको समझ ही ना आए बात की। असल बात को समझो। आपकी सेना को छितर पड़े थे, आपकी सेना के 26 से ज्यादा मकामात हमने ठोक दिए थे, इसलिए वो भागे थे आपके वजीर आजम के पास, मोदी के पास। आपका जो एयरफोर्स का चीफ है वो तो जंग लड़ना ही नहीं चाहता था। उसने जब ये कार्रवाई करनी थी उससे पहले ही मोदी को बता दिया था कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, ना पंगा लो। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, मैंने संदूर अब करना ही करना है, जो भी करना है तुम करो, मुझे नहीं पता मर जाओ जहाज गिर जाए, लेकिन मुझे पाकिस्तान पे बम गिराने हैं। तो उसके तो पहले भी कुछ नहीं पल्ले था, तो मजीद उसके पल्ले क्या होना था। ये आपकी सेना है। मोदी ने जबरदस्ती उनको लड़वाया। जब पाकिस्तान ने ठोका तो फिर मीडिया पे आगे वो कह रहे थे कि हमारे जहाज गिरे थे। ये नहीं मतलब कि क्यों हमारे जहाज गिरे हैं, ये अहम है कि क्यों गिरे हैं। तो इस तरह तो वो बयान दे रहे थे। आपका एयर चीफ कह रहा है हमारे स्क्वाड्रन नहीं पूरे। तो अगर इतनी आपकी एयर फोर्स जो है वो काबिल है, तो फिर आपका एयर फोर्स टीवी के ऊपर आके क्यों कह रहा है कि हमारे स्क्वाड्रन ही नहीं पूरे, हमारे पास जहाज ही नहीं अच्छे, राफेल किसी काम का जहाज नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। तो मेरे भाई, आपकी सेना ही यद्दी गई है। तो चलिए जी, आपने सीज फायर ला बिना इस देश की जनता को बताए हुए। जब आप युद्ध करने गए, युद्ध तो नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में जब एंटर किए, तब तो आपने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया। पर जब आप बाहर निकल रहे थे तब आपने क्यों नहीं लिया? आपने देश की जनता को अभिमन्यु बना दिया। चक्रव्यूह के अंदर घुसा दो और उसके बाद में बाहर निकलने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे हो। तो ये भारत की जनता का, भारत की सेना का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? ये मीडिया ने पूछना चाहिए सवाल। दुख की बात यह है कि इस देश की जो मीडिया है वो आपके जैसे जो हिमांशु जी प्रभावशाली सवाल है, पंचिंग सवाल है, ये तभी करते हैं जब कांग्रेस सत्ता में आती है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अरुण पुरी जी को पूछना चाहिए कि आपका इतना बड़ा जो मीडिया का साम्राज्य है, क्या इसमें एक ढंग का पत्रकार नहीं है जो इस तरीके के सवाल कर सके जो हिमांशु जी अभी कर रहे हैं 4 PM के प्लेटफॉर्म पे? या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से पूछना चाहिए कि आपका इतना बड़ा मीडिया का साम्राज्य है, समीर जैन और विनीत जैन जी, आपके पास में कोई एक ढंग का पत्रकार नहीं है जो इस तरीके के आंखों में आंखें डाल के रक्षा मंत्री से सवाल पूछ सके कि आपने बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए कैसे सीज फायर किया? गृह मंत्री से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सके कि 200 किलोमीटर भारत के अंदर घुस के कैसे हमारे 26 लोगों की शहादत लेके चले गए या आतंकवादी, कैसे ये दुर्दांत जो है हत्याएं की उन्होंने? कहां गए ये सारे पत्रकार? ये अरुण पुरी, ये समीर जैन, ये विनीत जैन, ये सुभाष, सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल ही नहीं पूछ सकते हो, तो फिर आपका तो मीडिया चलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप गवर्नमेंट के पार्ट हो, आप उनकी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा हो। जी हिमांशु। नहीं, मीडिया का तो जो हाल हुआ है आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अब किसी काम की रह नहीं गई है। मतलब एक होता है ना कि बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो किसी काम का नहीं रहता है, उसे बस आप जो है किसी तरीके से फीड करवाते रहते हो, बस यही काम रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारा गुणगान होता रहे। और अब क्योंकि इलेक्शन मोड में कुछ ही महीनों बाद हम आ जाएंगे तो ये सारी बातें भुला दी जाएंगी। आज तो एक बड़ा ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि पर्यावरण दिवस था, तो एक पेड़ लगाया है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में, और वो पेड़ है सिंदूर का। मतलब हर जगह वो अपनी बातें ही कर रहे हैं और पेड़ भी लगाया है सिंदूर का। अब बताइए इस पर क्या कीजिएगा जब इस तरह से अपनी छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। सिंदूर का पेड़ लगाकर वो ये ठीक है, आपने सिंदूर का पेड़ लगाया, बहुत अच्छी बात थी, आप सिर्फ पेड़ का जिक्र कर देते, पौधे का जिक्र कर देते, लेकिन आपको जिक्र करना था सिंदूर का। देखिए क्या है, बेसी का जवाब जो है हमारे जैसे क्रिटिक लोग देंगे या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है मीडिया चैनलों पे आके जो है गाली गलौज करना चालू कर देंगे और बोलेंगे बिलो द बेल्ट जो है आक्रमण है। भाई आप इस तरीके की हरकतें कर ही क्यों रहे हो? आप अपनी तो हरकतों को देखो ना, ध्यान में दो। आपने अपने घर के सिंदूर की मान नहीं रखी, आप क्या दुनिया भर में सिंदूर बांट रहे हो? इस देश की औरतों ने तो यही पलट के बोला ना, तभी तो आपने सिंदूर का जो चलाया था कि हम 9 जून से लेके क्या 1 महीने तक जो है हर घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, आपने क्यों वो वापस लिया? और बाद में आपने बोला कि ये तो भाई ये फॉल्स न्यूज था।
आप ऐसे काम क्यों खुद शुरू करते हो जिसमें आप खुद ही बाद में फंस के एम्बैरस होते हो? ये इमेच्योरिटी नजर आती है। ये इनकी जो है ना, आप समझिए मानसिक रूप से ये इतने दिवालिया हैं कि इनके पास में नए आइडियाज तक नहीं है, इनके पास में ढंग के लोग भी नहीं है। ये चाहते हैं पूरा का पूरा पब्लिसिटी लेना, पर जो एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो मीडिया स्ट्रैटेजी भी बनाने वाला इनके पास में कोई नहीं है। इन्होंने सोचा है कि सिर्फ मीडिया के मालिकों को हमने खरीद लिया तो हम कुछ भी उठपटांग करेंगे, वो लोग इसको बिना एक भी सवाल पूछे हुए चला देंगे। भाई मीडिया नहीं सवाल पूछेगा, जनता तो पूछेगी। इस देश की औरतें सबकी सब खड़ी हो गई, इन देश की औरतों ने बोलना चालू कर दिया, हमारे घर में आओ तो चप्पल ही चप्पल मार के भगाएंगे। तो उसके बाद में घबरा गए, डर गए। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो सब पता नहीं किसने, ये तो भारत की मीडिया ने फैलाया। अच्छा मजेदार हिमांशु जी क्या बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के ऊपर में किसी भी तरीके की आपत्ति आती है तो ये उसी चाटुकार मीडिया को, उसी जो है चरण चुंबन करने वाली मीडिया को जो है ट्रक के नीचे डाल देते। ठीक है, मतलब कुछ भी गलती होगी तो बोलेंगे अरे वो तो मीडिया की गलती है। ये अरे भाई ये मीडिया को तो आप ही पाल पोस रहे हो, और जैसे आपके ऊपर में कुछ आता है तो आप उसको डाल देते हो। ये क्या अरुण पुरी के समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये इतने बेवकूफ है क्या? ये समीर जैन, विनीत जैन, इन लोग। अच्छा तो दोस्तों ये आपने प्रोग्राम देखा, मुझे मजीद तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने सारी बातें सुनी ली होंगी। अब मुझे पहली बार पता चला है कि नरेंद्र मोदी को वहां की औरतों से भी छितर पड़ गए हैं। मतलब कि जो घर घर संदूर भेज रहा था उसके ऊपर भी इसने चपेड़े खा ली अपनी औरतों से। तो मतलब अब हम ये समझ लें कि ये जो संदूर है ये पूरा प्रोग्राम ही बढ़ गया है। एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने वाला था इनके संदूर का, और दूसरा जो प्रोग्राम है वो घर घर जो इन्होंने शुरू किया था संदूर देने का, वो इनके अपने लोगों ने बांट दिया है। तो मेरे ख्याल से मोदी को अब जहां पे भी संदूर नजर आएगा तो मोदी को पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस संदूर ने मोदी को जलील करवा दिया है और मोदी के भक्तों की जो शक्लें हैं उसको बिगाड़ दिया है। ये जो बैठ के करते थे ना सर्जिकल स्ट्राइक रेलवे की पटरियों के ऊपर, वो सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ऊपर ही फंस गई है, ना वो नीचे आ रही है ना वो ऊपर जा रही है, पता नहीं सेंटर में कहीं फंस गया वो सर्जिकल स्ट्राइक। अब हो नहीं रही, क्योंकि जब हर जगह से आपको जलील होना आप शुरू हो जाए ना तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। तो उम्मीद है कि जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।